देखिए आपका टीपीए चल रहा था और टीपीए का अध्याय 2 शुरू करना था। अध्याय 2, जहाँ तक अध्याय 2 की बात है, इसका आपका सेक्शन भी याद रखना है। अध्याय 2 आपका सेक्शन 5 से लेकर 53A तक है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि आखिर इसमें दिया क्या गया है। तो इसमें आपका जो दिया गया है, एक्ट बाय पार्टी, यानी कि पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में। अभी हम लिखवा देंगे, पहले समझिए इस अध्याय की विशेषता क्या है। पहले विशेषता जानी जाती है। इस अध्याय की मुख्य विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है, ये हम बताएंगे। इस अध्याय में क्या दिया गया है, और इस चैप्टर को आपका 2 क्लाज में बांटा गया है। एक क्लाज ए और दूसरा क्लाज बी। ये भी क्वेश्चन बनता है। क्लाज ए में आपका जो सेक्शन पढ़ना है 5 से लेकर 37 तक, और क्लाज बी में जो सेक्शन पढ़ना है 38 से लेकर 53A तक। इसको आपका अच्छे से पहले समझिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आपका बनते हैं, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से भी। अध्याय 2 जो है आपका सेक्शन 5 से लेकर 53A तक है। पहली विशेषता इस अध्याय की ये है कि यह अध्याय टीपीए का सबसे बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा अध्याय है। पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इस अध्याय में क्या दिया गया है। तो इस अध्याय में कुछ बात न करिए भाई, कहाँ से आवाज आ रही है, बात न करिए। इस अध्याय में कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताए गए हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं, जिन सिद्धांतों का पालन जब भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि दान दिया जाएगा, विक्रय किया जाएगा, पट्टा इत्यादि, तो इन सिद्धांतों का पालन उन विक्रयों में करना होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, यानी कि अध्याय 3 से लेकर अध्याय 7 तक में जो संव्यवहार हैं, उन संव्यवहारों को करता है, तो ऐसी दशा में उसे हमेशा अध्याय 2 के नियमों का पालन करना होगा। दूसरा आपका ये देखना है कि जो इस अध्याय को कोरिलेट करके जो पढ़ना है, आपका सबसे पहले आपका जो कोरिलेट करके पढ़ना है अध्याय 2 को, वह सेक्शन 2 से कोरिलेट करके पहले पढ़िएगा। यानी कि पहला जो कोरिलेशन होगा 2 से होगा। इसके बाद जो पक्षकारों के कार्य द्वारा होगा, यह सेक्शन आपका हम यह आपका यानी कि ये पहला आपका 2 से कोरिलेट करके पढ़ना है, तब पक्षकार के कार्य पर हम आते हैं। देखिए आपका सेक्शन 2 में आप एकदम निचली लाइन देखिएगा क्या लिखा गया है, एकदम लास्ट में सेक्शन 2 की जो लास्ट लाइन है टीपीए की, एकदम लास्ट, वह ये बताती है कि अध्याय 2 की कोई बात मोहम्मडन विधि या मुस्लिम विधि के किसी नियम पर प्रभाव नहीं डालेगी। यहाँ से भी आपका जे में एक क्वेश्चन बना है, देखिए अच्छे से इसको भी देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल आपका सेक्शन 5 से लेकर 53A तक में दिए गए हैं, और अगर मुस्लिम विधि हैं और दोनों में आपका विरोधाभास है, असंगति है, टकराव होता है, तो ऐसी दशा में वहाँ मुस्लिम विधि प्रिवेल करेगी
मुस्लिम विधि लागू होगी, टीपीए लागू नहीं होगी। फिर एक बार समझिए, सेक्शन 2 का लास्ट पैराग्राफ ये स्पष्ट बताता है कि अगर चैप्टर 2 यानी कि सेक्शन 5 से लेकर 53A तक और जो मुस्लिम विधि का नियम है, अगर दोनों में टकराव होता है तो अभिभावी कौन होगा, कौन लागू होगा, कौन प्रिवेल करेगा, मुस्लिम विधि करेगी कि टीपीए करेगी, मुस्लिम विधि। अब यहाँ से जो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिद्धांत दिए गए हैं, अगर मुस्लिम अंतरण करता है प्रॉपर्टी का, तो ऐसे सिद्धांत अगर मुस्लिम विधि के विरोध में है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगी, टीपीए नहीं। अब कौन से जो 5 से 53A तक के जो प्रिंसिपल हैं, वह कौन से प्रिंसिपल आपका मुस्लिम विधि के अगेंस्ट में है, कौन नहीं है, इसी पर यूपीजे में एक क्वेश्चन आपका बना है अब तक, और वह जाकर बना है टीपीए की धारा 35 पर। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 35 लागू होती है हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। अब आपको सतर्क होकर ये देखना है कि क्या जो 35 में जो प्रिंसिपल या सिद्धांत हैं, क्या वह मुस्लिम विधि के अगेंस्ट में है, और नहीं है तो मुस्लिमों पर भी लागू होगा, अगर है तो लागू नहीं होगा। तो जो हमारा न्यायालयों का विचार है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, निर्वाचन या चुनाव या चयन का सिद्धांत है, ये मुस्लिम विधि के किसी नियम का विरोध नहीं करता, अतः सभी व्यक्तियों पर यह क्या होगा, लागू। उपयुक्त सभी मार कर आना है, हिंदू मुस्लिम आपका सिख ईसाई जो भी दे, तो उपयुक्त सभी मारना है। एक क्वेश्चन अब तक के इतिहास में ये बना है। दूसरा देखिए नियम भाई, दूसरा लिखवा देंगे, इसको पहले समझिए, पहले कंसेप्ट अध्याय 2 का बनाना है। दूसरा नियम आपको जो जानना है वह ये जानना है कि टीपीए के तहत जो आपका ट्रांसफर होगा, संपत्ति एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी, वह कैसे जाएगी, तो आपका एक्ट बाय पार्टी यानी कि पक्षकारों के कार्य द्वारा, यानी कि संपत्ति का जो अंतरण होगा वह पक्षकारों के कार्य द्वारा होगा, न कि ऑपरेशन बाय लॉ यानी कि विधि के प्रवर्तन द्वारा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि टीपीए के तहत आपका क्वेश्चन का मॉडल भी बना दिया जाए। टीपीए के तहत जो ट्रांसफर होगा वह पक्षकारों के कार्य द्वारा होता है, इसका एक्सेप्शन बताइए, इसका अपवाद बताइए। या दूसरा प्रकार ये बन सकता है कि टीपीए में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जहाँ की जो अंतरण होगा, ट्रांसफर होगा, वह ऑपरेशन बाय लॉ यानी कि कानून द्वारा होगा, पक्षकारों द्वारा नहीं। तो सामान्य नियम ये निकला कि जो भी ट्रांसफर टीपीए में होगा वह आपका कानून द्वारा नहीं, किसके द्वारा, पक्षकारों के कार्य द्वारा। लेकिन इसका अपवाद है जहाँ की कानून अंतरण कर देगा, और अपवाद याद रखिए, एक सेक्शन 57 है और दूसरा अध्याय 4। रट कर जाइएगा कौन कौन अपवाद है। तो किस धारा के तहत आपका पूछ ले कि न्यायालय के निर्णय, आदेश या डिक्री द्वारा या विधि के प्रवर्तन द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। सेक्शन दे दे कि 56, 57, 60, 62, तो क्या मारेंगे, सेक्शन 57। फिर दे दे सेक्शन 57 अध्याय 4 दोनों, इनमें से कोई नहीं, तब क्या मारेंगे, दोनों। और एक नकारात्मक क्वेश्चन भी आजकल बन रहा है, वह ये बन रहा है कि टीपीए के तहत
निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत ऑपरेशन बाय लॉ यानी कि कानून द्वारा ट्रांसफर नहीं होता, नहीं वाला खतरनाक है? जैसे कि दे देगा 57, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपका अध्याय या चैप्टर 4, तीसरा आपका दे देगा अध्याय 5 दे देगा, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ये अध्याय 5 हमने बताया, ये पक्षकार के कार्य द्वारा ट्रांसफर होगा, न कि विधि के प्रवर्तन द्वारा। आइए अगला कंसेप्ट बनाइए। अध्याय 2 को 2 क्लाज में डिवाइड किया गया है, क्लाज ए और क्लाज बी। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है ए, और 38 से जब शुरू होगा तो क्या लिखा रहेगा बी। यहाँ से भी लगातार आपका क्वेश्चन बन रहा है, अच्छे से दिमाग स्थिर करके समझना है आपका। चूंकि टीपीए में ज़्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर के लिए प्रावधान है, लेकिन कुछ मूवेबल या चल संपत्ति के भी बारे में प्रावधान है, अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम। ये सही बात है कि मुख्य रूप से किस संपत्ति के अंतरण के बारे में बना है, अचल या इमूवेबल, लेकिन कुछ चल संपत्तियां भी हैं जिनका ट्रांसफर इस कानून के तहत शासित होता है, गवर्न होता है। यानी कि अगर ये दे दे कि टीपीए में किस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है, दे दे चल अचल दोनों, तो क्या मार कर आएंगे? दोनों। अब देखिए मॉडल क्या बनता है। जो ये क्लाज ए है, यानी कि सेक्शन आपका 5 से लेकर 37 तक में जो प्रिंसिपल या सिद्धांत दिए गए हैं, ये सिद्धांत चल और अचल दोनों संपत्तियों के ट्रांसफर में लागू होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से लेकर 37 तक में जो नियम दिए गए हैं, यदि चल संपत्ति का अंतरण होता है तब भी ये नियम लागू होंगे, और अचल का होता है तब भी। तो ज़्यादातर आपका सेक्शन भरमाता है कि आपका कहाँ से कहाँ तक चल अचल दोनों संपत्तियों के बारे में सिद्धांत दिया गया है। 5 से लिख देगा 40, 5 से 45, 5 से 38 और 5 से आपका 37। तो कहाँ से कहाँ मारेंगे? रटिए अभी से 5 से 37। लेकिन जो क्लाज बी है, याद रखिएगा, यानी कि जो खंड बी है आपका सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन आपका 53A तक दिया गया है, और इसमें जो प्रिंसिपल दिए गए हैं ये केवल और केवल या ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही ट्रांसफर में लागू होंगे, अर्थात ये नियम केवल और केवल अचल संपत्ति या अस्थावर संपत्ति के अंतरण में लागू होंगे। तो ये भी क्वेश्चन नया बन सकता है कि केवल अचल संपत्ति के अंतरण में कहां से कहां तक के सिद्धांत लागू होंगे धाराओं के। दे देगा 36 से लेकर 53 है, फिर दे देगा 39 39 से लेकर 53 है, लेकिन एक ऑप्शन आपका रहेगा कहां से कहां तक, 38 से लेकर कहां तक, 53A। वही ध्यान में रखना है। आइए आपका सेक्शन 5 शुरू किया जाए, यानी कि पहला सिद्धांत हम देखते हैं। आइए पहले सेक्शन 5 की विशेषता देखी जाती है और तब बेयर एक्ट देखा जाता है। देखिए सेक्शन 5 पर आपका यहाँ से मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनना आपका शुरू हो जाता है। यानी कि फिर बता दिया जाए, बिहार में भी जे में भी बना था क्वेश्चन का मॉडल बता दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। प्री में तो क्वेश्चन बनता ही है, आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, तो पहले मॉडल बता दिया जाए और तब सामान्य बातें, और तब उसी मॉडल पर हम चलेंगे। मॉडल आपका दो प्रकार से बनता है।
पहला मॉडल जो बिहार ने बनाया कि ये बनाया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत जो संपत्ति का अंतरण होगा वह इंटरवाइवस होगा, यानी कि जीवित पक्षकारों के बीच होगा। इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। ये मेंस में क्वेश्चन बना है। जब भी ये क्वेश्चन बने तो आपका सेक्शन 5 लिखिएगा। 5 की आपका व्याख्या कर सकते हैं कि 1.5 पेज कर देना है। और इसके बाद एक्सेप्शन में, अपवाद में 3 धाराएं लिखनी है, एक 13 और एक 14 और एक 16। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 5 में इंटरवाइवस का सिद्धांत है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। हम बताएंगे डिटेल में तीनों एक्सेप्शन कहाँ कहाँ। तो सेक्शन आपका 13, 14 और 16 प्री में भी आ सकता है। दूसरा जो मॉडल आपका बनता है वो देखा जाए। दूसरा मॉडल ये बन सकता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत केवल जीवित व्यक्तियों के बीच ही अंतरण होता है, और दे देगा इसी में उन अंतरणों का उल्लेख करिए जो टीपीए से बाहर हैं या टीपीए से शासित नहीं होते। अगर ये क्वेश्चन बने कि उन ट्रांसफरों का उल्लेख करिए, वर्णन करिए जो टीपीए से गवर्न नहीं होंगे, तो इसका मॉडल अलग चलेगा। पहले कौन सी धारा लिखनी है? 5। लेकिन ये धाराएं अब नहीं लिखनी है, और आपका कुछ अंतरण दिखाना है, ट्रांसफर दिखाना है, जहां की टीपीए अप्लाई न करके अन्य कानून अप्लाई करेंगे। जैसे एक दो उदाहरण मैं बता दूं। जैसे कि पहला उदाहरण विल या वसीयत या इच्छा पत्र है। तो आपका कई दिनों से शुरुआती दौर से ही बताया जा रहा है कि जो टीपीए के प्रावधान है वह वसीयत में लागू नहीं होते। आपका इसके बाद आपका प्लीज या गिरवी हो गया, या मुएबल प्रॉपर्टी का सेल हो गया, विभाजन हो गया, समर्पण हो गया, परित्याग हो गया इत्यादि बताया जाएगा। आइए सेक्शन 5 का, आपका सेक्शन 5 में बातें क्या हैं और कैसे इन बातों को आपको गवर्न करना है। तो सबसे पहले सेक्शन 5 का आप नियम देखिए, अब तब आपका बैरक बताया जाएगा। पहला नियम ये निकला कि अगर ये पूछे आपसे कि टीपीए की कौन सी धारा की या कुंजी है, यानी कि कौन सी धारा टीपीए का राज खोल देती है, टीपीए को और क्लियर कर देती है। अब क्यों राज खोलेगी वो तो बताया जाएगा, लेकिन अगर ये सेक्शन पूछे कि टीपीए की कौन सी सेक्शन है, तो आप क्या मारेंगे? 5। अब जहाँ जहाँ की या कुंजी है उसको प्री में लिखवाते समय एक जगह एकत्र करवाया जाएगा। और ऐसा आपका वर्तमान में एक क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि अभी बिहार में भी बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन की या कुंजी को क्या है, कौन है, तो प्रियम्बल है। तो उसी प्रकार याद रखिए, कुंजी का मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन किसी कानून का कौन है, क्या प्रावधान। तो उन सेक्शनों को 4-5 कानून का याद रखना है। कोरिलेट करके पहले बता दिया, हाँ बता दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट में अगर पूछे कि की कौन है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 10। याद रखे कौन सेक्शन मारेंगे? संविदा नियम का 10। संविदा अधिनियम की धारा 10 क्यों कुंजी है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 ये बता देता है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उस कंडीशन को कौन बताता है? 10। अगर एविडेंस की पूछे कि कौन सी धारा कुंजी है, तो सेक्शन 5 मार कर आइएगा, यानी कि धारा 5। इसी प्रकार आपका
तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे बढ़ा जाए आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए, धारा 5 अभी शुरू नहीं हुई, सामान्य बातें चल रही हैं। इंटरवाइवस का सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इंटरवाइवस पहले समझिए। इंटरवाइवस का मतलब ये हुआ कि जो भी ट्रांसफ़र होगा आपका जीवित व्यक्तियों के बीच होगा, यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है और जिसके फेवर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, दोनों क्या होने चाहिए? जिंदा, जिंदा होना चाहिए। इसी को हम इंटरवाइवस कहते हैं। तीसरा नियम आपको ये देखना है कि सेक्शन 5 में कौन टीपीए की कौन सी धारा टीपीए के क्षेत्र को या टीपीए की एरिया को नैरो करती है, सीमित करती है, या इसके क्षेत्र को कम करती है। तो अगर कोई भी पूछे कि कौन सी टीपीए की धारा इसके क्षेत्र को या एरिया को कम करती है, तो आपका जवाब रहेगा 5। क्यों कम करती हैं टीपीए की एरिया को? ये बेयर एक्ट अभी शुरू किया जाएगा तब बताया जाएगा, अभी नहीं। पहले जो नियम कायदे हैं जानिए। फिर आपका पूछा गया है जे में कि टीपीए के सेक्शन 5 में क्या डिफाइन है, तो दे देगा अंतरण, संपत्ति का अंतरण, अंतरण करना, इन दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका संपत्ति का अंतरण तो परिभाषित ही है। निचली लाइन ये बताएगी कि अंतरण करना भी बताएगी। तो दोनों मार कर आना है, अभी आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो सामान्य बनता है कि टीपीए के सेक्शन 5 में कब एमेंड किया गया, कब संशोधन किया गया, वो भी आपको सतर्क होकर देखना है। तो टीपीए के सेक्शन 5 में एक बार एमेंड किया गया है, और कब किया गया है? सन वाइज याद रखिएगा, 1929 यानी कि 1929 में। याद करके जाइएगा, अभी हम लिखवाएंगे भी। अगला आइए, जो ये संपत्ति का ट्रांसफर होगा ये पर्सन करेंगे, व्यक्ति करेंगे। तो अब थोड़ा व्यक्ति पर भी देख लेना। शुरुआती दौर में व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? तो जो पर्सन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग हैं, तो हम लोग नेचुरल पर्सन हैं, यानी कि हम लोग प्राकृतिक व्यक्ति हैं। और एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कृत्रिम या बनावटी या कल्पित या मानद व्यक्ति होता है, जो न तो चल सकता है, न घूम सकता है, न खाना खा सकता है, न बोल सकता है, फिर भी जबरदस्ती कानून उसे पर्सन मान लिया है। जैसे संगठन हो गया, क्लब हो गया, निगम हो गया, कंपनी हो गई इत्यादि। जैसे रिलायंस कंपनी है या जो भी कंपनियां हैं, वह बोल नहीं सकती, फिर भी जबरदस्ती कानून उसे क्या मान लेता है? व्यक्ति। तो अगला क्वेश्चन जो सामान्य वे में आया कि टीपीए के तहत कौन से व्यक्ति द्वारा अंतरण संपत्ति का किया जाएगा? दे देगा प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति या बनावटी व्यक्ति, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मार कर आइएगा। यानी कि कंपनियां या क्लब या जो समूह है या जो कारपोरेशन या निगम है, वह भी अपनी संपत्ति का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि वह भी संपत्ति दान दे सकते हैं, बेच सकते हैं, पट्टा कर सकते हैं, मार्गेज या बंधक कर सकते हैं। तो व्यक्ति में यहाँ कौन कौन शामिल हैं? दोनों। भाई प्राकृतिक भी मार कर आइएगा, और कौन? कृत्रिम भी। अब आइए, आपका पेयर एक्ट अब सही रहेगा। देखिए भाई, एक एक शब्दों को अलग अलग देखिए। आपका कैसे आप पढ़ेंगे, क्योंकि पहला सेक्शन आपका मेंस और प्री में तो भाई बता ही जा रहा है किस मॉडल से।
जब भी आप पढ़िए सबसे अच्छा तरीका है कि एक-एक शब्दों को आप तोड़िए। ऊपर जो लिखवा गया हेडिंग मैं बता चुका हूँ। फिर एक बार बता दें, ऊपर जो अध्याय 2 है उसके बाद है पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में। इसका अपवाद हमने बताया था सेक्शन 57 और चैप्टर कौन सा 4। फिर आपका ए दिया है खंड क। अभी हमने बताया कि खंड ए कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 37 तक, और किस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में है, चल अचल की दोनों दोनों, यानी कि सेक्शन 5 से लेकर 37 ये बता दिया गया। अब आइए आपका सेक्शन 5 को देखिए। देखिए कई लोग नए हैं भाई, उसको नियम भी बताना पड़ेगा। बैठ जाइए, इधर आ जाइए पीछे बैठिए। आपका नियम भी बताना पड़ेगा। देखिए जो एसेंशियल एलिमेंट निकाले जाते हैं या किसी भी धारा के आवश्यक तत्व निकाले जाते हैं, अपने मन से नहीं निकाले जाते। जो सेक्शन है उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी कि जो अलग अलग शब्द हैं उस शब्दों को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए आपका सेक्शन 5 भाई, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा, यानी कि जो हेडिंग दी गई है सेक्शन 5 में, आपका संपत्ति के अंतरण की परिभाषा। तो पहला आइए देखा जाए शब्द बेरेक्ट का। आगामी धाराओं में पहला शब्द जो लिखा है सेक्शन 5 का, आगामी धाराओं में, इसको भी हम बताएंगे आपका। इससे जब भी कोरिलेट करके हम पढ़ाएंगे तो एविडेंस का एक सेक्शन 5 पढ़ाएंगे। यानी कि आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 हम पढ़ाएंगे, और इसके बाद एडमिशन आपको पढ़ाया गया था अभी, तो साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा, 17, कोरिलेट करके। देखिए एक एक पहले शब्दों को तोड़ लिया जाए। आगामी धाराओं में संपत्ति के अंतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि दूसरा शब्द आया संपत्ति के, पहले शब्द तोड़ लिया जाए, अंतरण। दूसरा शब्द आया संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, यानी कि संपत्ति का अंतरण का मतलब क्या हुआ, तो किसी पक्षकार द्वारा किया गया ऐसा कार्य। तो कैसा एक्ट भाई, कैसा कार्य, जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति, देखिए अब क्या, जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, यानी कि कोई लिविंग पर्सन है, जीवित व्यक्ति हैं, जीवित व्यक्ति क्या करता है, एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को, जीवित व्यक्तियों को, या दूसरा पॉइंट है कोई जीवित व्यक्ति स्वयं को, यानी कि सेल्फ को, कोई जीवित व्यक्ति, अगला शब्द देखिए, स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को, यानी कि कोई जीवित व्यक्ति या तो स्वयं को या इसी अन्य जीवित व्यक्तियों को, याद रखिएगा जीवित व्यक्तियों को, जीवित व्यक्तियों को क्या करता है भाई, देखिए आगे अगला शब्द, व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है। अगला शब्द आपका ये आया कि या तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम, या फ्यूचर में यानी कि भविष्य में, भविष्य में क्या करता है, संपत्ति का क्या करता है, हस्तांतरण, हस्तांतरण करता है। तो इसके बाद आपका जो बेरेक्ट का शब्द है,
ये लिखा गया है कि और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य, माने ऐसा कार्य क्या कहलाएगा, तो ऐसा कार्य संपत्ति का अंतरण करना, अंतरण करना कहलाएगा। देखिए आगे अंतिम शब्द फिर एक बार देखिए, और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य करना है, ये लिखा गया है। इसके बाद आपका ये सेकंड पैराग्राफ में जो पर्सन है या जीवित व्यक्ति हैं, लिविंग पर्सन को स्पष्ट किया गया है, और लिविंग पर्सन कौन माना जाएगा इसको बताया गया है। तो भाई लिविंग पर्सन पर जब मामला आएगा तब हम बताएंगे, लेकिन एक एक शब्दों पर पहले ध्यान दीजिए। पहला शब्द आपका यही तोड़ लिया गया डायरेक्ट, और हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, सभी बातों को अलग अलग कर लिया, आपका आवश्यकता तो निकल गया। अब इन्हीं बातों को आपको व्याख्या करनी रहती है, और जैसे ही जीवित व्यक्ति आएगा वहीं आप व्याख्या में आपका पैराग्राफ 2 को लिख दीजिएगा। एक एक शब्द देखिए, आगामी धाराओं में, यानी कि आगामी धाराओं का मतलब ये हुआ कि सेक्शन 5 के बाद जो धाराएं आएंगी, यानी कि धारा 6 से। फिर एक बार समझिए, आगामी धाराओं का मतलब क्या हुआ कि 5 के बाद जो सेक्शन आएगा उसमें। इसी प्रकार आपका तुरंत जोड़ना है एविडेंस का सेक्शन 5 भी और एविडेंस का सेक्शन 17 भी। सेम यही बात कहता है। सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी एविडेंस दिया जाएगा, या तो फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य का दिया जाएगा, जो ए तस्मिन पश्चात, ए तस्मिन पश्चात मतलब कि इस सेक्शन के बाद जो रेलेवेंट घोषित किए गए हैं। तो भाई सेक्शन 5 के बाद, 5 के बाद एविडेंस में कहाँ से कहाँ तक की धाराएं रेलेवेंट घोषित की गई हैं, तो कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेकर कहाँ तक, 55। भाई 5 के बाद का मतलब कि क्या हुआ, 6 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन एविडेंस में यहाँ से बनता है। तथ्यों की सुसंगत के विषय में दे, तो 5 से लेकर 55, लेकिन हल्का सा घुमा दे रेलेवेंट फैक्ट कहाँ है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 6 से लेकर 55। और अभी 2-3 दिन पहले हमने आपका एविडेंस की धारा 17 भी बताई थी, एडमिशन की परिभाषा, और स्पष्ट नीचे हमने बताया था कि एडमिशन कौन कर सकता है। तो इस सेक्शन के बाद जिन व्यक्तियों और जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, तो धारा 17 के बाद किन धाराओं में एविडेंस में उल्लेख है, तो 18, 19, 20 ये बताया गया था आपको डिटेल में। फिर बैक होइए, अगला शब्द देखिए भाई, संपत्ति के अंतरण, यानी कि संपत्ति के अंतरण से दूसरा जो शब्द आता है वह ये आता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सतर्क ये आपको रहना है। संपत्ति के अंतरण को सेक्शन 5 में परिभाषित तो किया गया है कि संपत्ति के अंतरण का क्या मतलब होगा, लेकिन एक कमी भी इसमें है, और वह कमी ये है कि आपका प्रॉपर्टी क्या होगी इसको नहीं बताया गया है। लेकिन सेक्शन 3 में यह बात जरूर है कि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होगी इस बारे में कोई उल्लेख टीपीए नहीं करता। यानी कि सबसे बड़ी आप कमी भी कह सकते हैं। वह कमी ये है कि संपत्ति के अंतरण को सेक्शन 5 में बताया तो गया है, लेकिन संपत्ति होगी क्या
इस बारे में ये कानून क्या है? मौन। तो दो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। पहला शब्द रखना है संपत और दूसरा अंतरण। देखिए भाई, आपका अलग अलग हम तोड़कर बता रहे हैं। संपत्ति का मतलब आपका ये हुआ कि जिन चीजों पर कब्जा या स्वामित्व स्थापित किया जा सके वो प्रॉपर्टी मानी जाती है, और जिन पर कब्जा या ओनरशिप या पोजीशन स्थापित नहीं किया जा सके वह संपत्ति नहीं मानी जाएगी किसी की। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वह किसी की बपौती नहीं है, मैं बता दूं, वह क्या है? नेचुरल है आपका। जैसे कि समुद्र का पानी है, वह किसी की बपौती नहीं है कि बेच दे। हाँ, लेकिन अगर जैसे कि उसमें मॉडिफाई किया जा रहा है तो अलग बात है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से बिजली बना दी गई, तब उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या समुद्र का खारा पानी है और मशीन लगाकर और आपका उसे स्वच्छ बना दिया गया और स्वच्छ बनाकर लोगों को दिया जा रहा है, तब उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। और पानी के बदले क्या लिया जा सकता है? धन। यानी कि वर्तमान समय में प्रॉपर्टी में बहुत व्यापक हो गई है। प्रॉपर्टी में चल संपत्ति भी शामिल है, अचल भी, मूर्त और अमूर्त भी। मूर्त मतलब कि कॉर्पोरल, यानी कि जो संपत्तियां इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, और अमूर्त का मतलब जिसका हमें भान हो सकता है, हम देख नहीं सकते। तो दो तीन संपत्ति तो ऐसी बताइए जो अमूर्त हो, इनकॉर्पोरल हो, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे गुडविल हुआ। गुडविल यानी कि सुनाम, या आपका कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ये सब कैसी प्रॉपर्टी हैं? तो ये सब जो प्रॉपर्टी हैं बता दिया जाए, अमूर्त हैं। देखिए आपका संपत्ति। अब दूसरा शब्द ये आया कि अंतरण का मतलब क्या? तो जो संपत्ति के अंतरण का क्या मतलब होगा, तो अंतरण को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि जब एक व्यक्ति संपत्ति में के या तो स्वामित्व को या पोजीशन को या राइट को या इंटरेस्ट को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, यानी कि हैंड ओवर करता है, यानी कि देता है। फिर एक बार समझिए। अंतरण का मतलब कि दूसरे को अधिकार देना, स्वामित्व देना या हित देना। जैसे कि उदाहरण के रूप में ए के पास एक मकान है और वह ए अपना मकान बी को ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र में आपका विक्रय कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अपने सभी अधिकार, संपत्ति संबंधी सभी अधिकारों को हैंडओवर कर दिया। किसको? बी को। लेकिन ये भी हो सकता है कि सभी अधिकार न करे, केवल कब्जा दे दे या केवल किराए पर दे दे। तो आगे बताया जाएगा, तमाम आपका नियम कायदे हैं। अगला देखिए, आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना है, प्री के लिए भी चलते रहना है कि टीपीए के सेक्शन 5 में क्या डिफाइन है। ध्यान में रखिएगा। एक ऊपर से क्वेश्चन आ गया है, एक नीचे से। देखिए कैसे प्री में बना है। संपत्ति का अंतरण, संपत्ति का अंतरण करना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सतर्क होकर बेयरेक्ट में खोजिए कि क्या डिफाइन है। केवल संपत्ति का अंतरण कि संपत्ति का अंतरण करना भी, कि दोनों? दोनों है। ऊपर देखेंगे पहली लाइन में तो संपत्ति का अंतरण, और पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में देखेंगे
तो संपत्ति का अंतरण करना बताया गया है। यही छोटी छोटी बातें गौर करिए। टीपीए कठिन सब्जेक्ट है, फिर बता दिया जाए भाई, और समझ में कम आता है लोगों को। प्रयास ये किया जा रहा है कि आराम से चलाया जाए और एक एक शब्दों को क्या किया जाए, दिमाग में बैठाया जाए, क्योंकि ये सही बात है कि ये समझ में कम आता है। तो प्रयास अच्छे से करिए कि भाई दिमाग में घुसे। ना बताया जाएगा भाई, अभी नीचे आने दीजिए, अभी तो शब्दों को बताया जा रहा है ना। अभी तो संपत्ति का अंतरण बताया गया, अभी आगे आने दीजिए, एक क्रम वाइज चला जाए। देखिए अगला शब्द भाई, आगामी धाराओं में संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 6 से लेकर और जो आगे धाराएं हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, तो ऐसा कार्य अभिप्रेत है, अर्थात ऐसा एक्ट अभिप्रेत है। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट या कार्य किया है, यानी कि कुछ किया है। अब क्या किया है, देखिए कौन किया है, तो भाई कौन सा कार्य किया है, किसने किया है, तो आपका पहले किसने कार्य किया है, तो कोई जीवित व्यक्ति किसी एक या अन्य जीवित व्यक्ति को, इस पर सतर्क होकर जानना है। अर्थात टीपीए का जो सेक्शन 5 है वह टीपीए के क्षेत्र को सीमित भी करता है और टीपीए की भी कहा जाता है और टीपीए का राज भी खोलता है। यही जो शब्द है कि जो भी ट्रांसफर टीपीए के तहत होगा वह इंटरवाइवस होगा, अर्थात दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है वह भी जीवित हो और जिसके फेवर में ट्रांसफर किया जा रहा है वह भी लिविंग या जीवित होना चाहिए। तो भाई आखिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक कोई जीवित व्यक्ति किसको संपत्ति का हस्तांतरण करता है, संपत्ति हैंडओवर करता है, तो संपत्ति का अंतरण करना कहा जाता है। तो एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को, एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को, इस पर एक उदाहरण देखा जाए। उदाहरण आपको ये देखना है कि मान लीजिए ए है और अपनी संपत्ति को हस्तांतरित कर देता है, दे देता है बी को, यह हस्तांतरण हुआ, तो ए के इस कार्य को हम कहेंगे क्या, संपत्ति का अंतरण किया। यानी कि ए बी को अपनी संपत्ति अंतरित करता है, तो ए भी जीवित होना चाहिए, और कौन, बी, एक व्यक्ति को। फिर आपका क्या लिखा है, एक से अधिक, तो एक से अधिक दे दिया। ए के पास संपत्ति है और यह बी को कुछ हिस्सा देता है, कुछ हिस्सा सी को देता है, कुछ हिस्सा डी को। तो आप, लेकिन ये जो तीनों हैं याद रखिए, ये क्या होने चाहिए संपत्ति अंतरण के समय, जीवित। भाई मरा हुआ ना हो, ये तीनों क्या हो, क्यों, क्योंकि टीपीए का पहला नियम तो यही निकला कि किसी जीवित व्यक्ति द्वारा एक जीवित व्यक्ति को, तो ठीक है केवल बी को, या एक से अधिक जीवित व्यक्ति, तो हमने किसको बना दिया एक से अधिक, बी, सी तथा डी। अब यही आपको जो व्यक्ति शब्द की परिभाषा है, तो ये तीनों व्यक्ति बता दिया जाए और तब व्यक्ति शब्द को यहीं पर डिटेल में हमें क्या करना है, समझाना है पर्सन पर। अब आइए, कोई जीवित व्यक्ति आपका सेल्फ को या स्वयं को, अब आप सोचेंगे कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी अपने को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, तो ये जो आपका स्वयं शब्द है, सेल्फ शब्द है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि टीपीए के सेक्शन 5 में कब एमेंड किया गया, कब संशोधन किया गया,
तो एक बार संशोधन किया गया है। सन वाइज पूछे तो क्या मारेंगे? 1929। और कौन सा शब्द जोड़ा गया है? सेल्फ या स्वयं। अब आपको यहाँ भी अच्छे से जानना है, देखिए ध्यान से। कोई जीवित व्यक्ति स्वयं को संपत्ति का अंतरण कर सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई स्वयं को कहाँ से करेगा? आखिर स्वयं या सेल्फ शब्द लिखा गया है तो कुछ तो बात होगी, तभी तो लिखा गया है। नहीं तो आपका, जैसे कि अफगानिस्तान का भी उदाहरण दे सकते हैं कि तालिबान ने अमेरिका को भगाकर और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो तालिबान में कुछ तो खासियत होगी कि वह पूरे अफगानिस्तान पर इतनी जल्दी कब्जा कर लिया। तो खासियत है, इसीलिए वो जल्दी कब्जा कर लिया। आपका तमाम चीज़ें हैं, बताया जाएगा किसी दिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। यानी कि यहाँ तो केवल उदाहरण दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पूरा उसी पर चला दिया जाएगा, तरोताज़ा भी रहेगा और आपका सेक्शन भी याद रहेंगे। देखिए आगे इस बात को देखिए। अब इसके लिए आपको संविदा अधिनियम में जाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले देखना है। चूंकि टीपीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही भाग है, तो ट्रांसफर के लिए यह आवश्यक है कि संविदा हो, या तो वह मौखिक हो या लिखित हो। भाई विक्रय हुआ, पट्टा हुआ, बंधक हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपका सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट में संविदा कराएंगे। देखिए आपका संविदा के लिए क्या आवश्यक है कि एक पक्षकार प्रपोजल करे, प्रस्ताव करे, ऑफर करे या ईजब करे, और दूसरा पक्षकार उस ईजब को, उस प्रपोजल को, उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, कबूल करे, प्रतिगृहित करे। कौन करे? तो बताइए, संविदा के लिए आप लोग हमेशा आवश्यक तथ्य लिखते हैं। संविदा के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? 2। लेकिन क्या कोई व्यक्ति स्वयं से संविदा कर सकता है? क्योंकि टीपीए की धारा सेक्शन 5 में जब स्वयं शब्द लिखा है कि कोई व्यक्ति स्वयं को भी संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जहां कि कोई व्यक्ति स्वयं से प्रपोजल करे और स्वयं ही उस प्रपोजल को क्या कर ले? एक्सेप्ट। यानी कि कानून में कुछ दशाएं ऐसी दी गई हैं जहां की कोई जीवित व्यक्ति स्वयं से प्रपोजल या प्रस्तावना या प्रस्ताव कर सकता है और उस प्रस्ताव को स्वयं स्वीकार भी कर सकता है। तो कंडीशन आपको जाननी पड़ेगी। 2-3 कंडीशन हम बताते हैं। देखिए आपका वही अच्छे से इंटरव्यू में पूछा जाता है। पहला कंडीशन न्यास का बताते हैं और दूसरा मुस्लिम विध में वक्फ का बताते हैं। 2 आपका याद रखिएगा, 2 उदाहरण हर हाल में याद रहे। आपका एक कौन सा? न्यास का, और दूसरा कौन सा? वक्फ का। देखिए ध्यान से, ये इस मकान का मालिक है और ये मालिक है, यानी कि स्वामी है, याद रखिए। ये चाहता है कि इस मकान का प्रयोग बच्चों की शिक्षा के लिए हो। तो ऐसी दशा में ए के पास विकल्प है कि वह ट्रस्ट का सृजन कर सके, विश्वास का सृजन करे। ट्रस्ट माने विश्वास। तो ए ने क्या काम किया कि इस मकान से ट्रस्ट बनाया, यानी कि न्यास बनाया। तो अब बताइए, जब ए न्यास का सृजन किया था तो उसकी हैसियत किस रूप में थी? स्टेटस ओनर के रूप में। और ए जब न्यास बनाया, ट्रस्ट बनाया, तो ए इस ट्रस्ट का ट्रस्टी यानी कि न्यासी स्वयं बन गया। इसका मतलब ये हुआ
कि ए ने अपनी ही संपत्ति का ट्रांसफर किया और अपनी ही संपत्ति का ट्रांसफर करके और दूसरे को किया है कि स्वयं को किया, स्वयं को। लेकिन जो पॉइंट पकड़ना है कंपटीशन के लिए कि कोई व्यक्ति स्वयं को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अंतरणकर्ता और अंतरिती के रूप में उसका जो स्टेटस है, स्टेटस मतलब हैसियत है, परिस्थिति है, वह भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो आप लोग इस उदाहरण में बताइए, जब वो ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसकी हैसियत किस रूप में थी? प्रॉपर्टी के मालिक। और जब ट्रांसफ़र कर लिया तो किस रूप में? उसकी मालिक के रूप में अब हैसियत नहीं रही, किस रूप में हो गई? न्यासी के रूप में। इसका मतलब कि ए ने अपने ही मकान को अपने को ही क्या कर लिया? ट्रांसफ़र। लेकिन हैसियत याद रखिए क्या है? अलग अलग। दूसरा उदाहरण देखिए, मुस्लिम विध में वक्फ का मिलता है। देखिए वक्फ क्या है भाई। देखिए मुस्लिम विध में जो वक्फ का इतिहास है उसको हल्का सा 1-2 मिनट बताना पड़ेगा आपका। मुस्लिम विध के तहत अरब समाज में युद्ध हुआ करते थे और युद्ध में आपका अथाह वस्तुएं जीती जाती थी। जैसे कि अफगानिस्तान भी समय उदाहरण है। अच्छा, तालिबान ने युद्ध किया, अमेरिका सेना को भगा के ही दम लिया और अमेरिका सेना से तमाम हथियार, गोला बारूद और आपका हेलीकॉप्टर से लेकर हवाई जहाज प्राप्त कर लिया। तो प्राचीन काल में भी ऐसा होता था और जब लोग युद्ध जीत जाते थे, अथाह प्रॉपर्टी मिलती थी, तो पैगंबर साहब यानी कि प्रॉफिट साहब यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब से अबू बकर ने पूछा, जो पहले खली आपका हुए ये, अबू बकर ने पूछा कि इन प्रॉपर्टियों का क्या किया जाए। तो पैगंबर साहब ने कहा कि इन प्रॉपर्टियों के असल को, असल यानी कि मूल को बांध दो और इसका जो इससे लाभ उत्पन्न हो यानी कि इसके फलोभोग को यानी कि जो इससे बेनिफिट उत्पन्न हो उसका प्रयोग समाज की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए करो। यानी कि संपत्ति को बांध दो और इस संपत्ति से उत्पन्न आय का प्रयोग समाज की भलाई या अपनी भलाई के लिए करो। तो भाई वक्फ में होता क्या है, फिर एक बार देखिए ध्यान से। ये एक मुस्लिम है, वो इसकी ज़मीन ये है और ये चाहता है कि इस ज़मीन से वह किसका सृजन करे? वक्फ का। तो ऐसी दशा में ये मालिक हैं ज़मीन का, याद रखिएगा क्या है? मालिक। इस ज़मीन से वक्फ का ए ने सृजन किया और वक्फ का सृजन करने के पश्चात आपका कह सकते हैं जब इस जमीन का वक्फ बनाया गया तो सतर्क रहना है, जो स्वामित्व होगा अब ये अल्लाह में निहित हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि अल्लाह आकर प्रॉपर्टी की रक्षा तो करेंगे नहीं और अतः अल्लाह के खिदमतगार के रूप में, अल्लाह के बंदे के रूप में या अल्लाह की ओर से एक व्यक्ति नियुक्त होता है जो संपत्ति की देखभाल करेगा। लेकिन किसकी ओर से करेगा? अल्लाह के। और उस व्यक्ति को कहते हैं मुतवल्ली। आपका मुतवल्ली कहा जाता है उस व्यक्ति को। अब आपको सतर्क ये रहना है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का स्वयं को ट्रांसफर कर सकता है? तो दिमाग में स्थिर रहे, कर सकता है। यहाँ स्टेटस उसका अलग अलग हो। तो बताइए, जब वक्फ बनाया तो हैसियत उसकी क्या थी ज़मीन में? स्वामी। और जब वक्फ बनाकर अपने ही वाकिफ बन गया और अपने अपने ही क्या बन गया? वो मुतवल्ली। तब हैसियत मालिक की नहीं है, किसकी है?
तो यानी कि अंतरण करता है। और अंतरिति के रूप में यदि किसी व्यक्ति की हैसियत भिन्न भिन्न है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को भी अपनी ही संपत्ति अपनी को ही क्या कर सकता है, ट्रांसफर। फिर याद रखिए ये प्रावधान कब जोड़ा गया, पूछ सकता है जे में, कब जोड़ा गया, 1929। भाई यही दो तीन छोटी छोटी बातें कंपटीशन में आगे बढ़ाएंगे। और भाई किताब में तो सब दिया ही गया है, यहाँ इसीलिए आए हैं कि सर दो तीन पॉइंट ऐसा बताएंगे जो अन्य लोगों से क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, और उसी पॉइंट को पकड़कर कंपटीशन को फाइट करना है। बस तीन चार क्वेश्चन का अंतर रहता है, और वहीं तीन चार क्वेश्चन आपका हमारा कर्तव्य रहता है कि वहीं तीन चार क्वेश्चन आपको क्या किया जाए, अलग से बताया जाए। अगला देखिए, इसके बाद आपका है कि कोई जीवित व्यक्ति या तो स्वयं को या अन्य जीवित व्यक्तियों को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि कुछ अंश संपत्ति का अपने ट्रांसफर कर ले और कुछ किसको कर दे, दूसरे को। मान लीजिए 4 बिस्वा जमीन किसी के पास है, तो ये हो सकता है कि 1 बिस्वा अपने को ट्रांसफर कर ले और 3 बिस्वा किसको कर दे, अन्य को। ये संभव है, 3 बिस्वा बी को कर दे, सी को कर दे। यानी कि कोई रोक टोक नहीं है कि आपका 10 लोगों को करिए, 20 लोगों को करिए, उससे मतलब नहीं है। अब समस्या ये आई कि जो ये लिविंग पर्सन दिया गया है, तो जीवित व्यक्ति का मतलब क्या हुआ। अब व्यक्ति के लिए सेक्शन 5 में जो जीवित व्यक्ति शब्द आया है, इसको क्लियर किया गया है। और क्लियर कहाँ किया गया है, आपका सेक्शन 5 के आपका सेकंड पैराग्राफ में। देखिए सेकंड पैराग्राफ पहले, इस धारा में जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी है, यानी कि आपका कंपनी भी है जो न तो चल सकती है, न फिर सकती है, न सांस ले सकती है। आपका संगम भी है, व्यक्तियों का निकाय यानी कि बॉडी, व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो। तो भाई निगमित का मतलब आसान भाषा में, चाहे वह पंजीकृत हो या न हो, यानी कि चाहे वह रजिस्टर्ड हो या न हो, आसान भाषा में कहिए। इसका मतलब ये हुआ, पहला इतने शब्द पर आइए, जो जीवित व्यक्ति की जो आपका सेकंड पैराग्राफ में बात की गई है, उसका दायरा सीमित रखा गया है कि व्यापक, व्यापक, क्योंकि उसमें प्राकृतिक व्यक्ति तो समाहित ही हैं। आपका कंपनी भी जीवित व्यक्ति मानी जाएगी, व्यक्तियों का समूह भी माना जाएगा, और कोई व्यक्तियों का निकाय या बॉडी है, यानी कि कोई कारपोरेट बॉडी है इत्यादि, या संगठन है, चाहे वह संगठन या कंपनी या बॉडी रजिस्टर्ड हो या न हो। यहाँ भी सतर्क रहना है। क्या जीवित व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह कंपनी रजिस्टर्ड हो, वह संगठन रजिस्टर्ड हो? तो आपका जवाब रहेगा आवश्यक नहीं है। जैसे तमाम लोग एनजीओ बना दिए, अधिवक्ता संगठन बना है, तो क्या अधिवक्ता संगठन वैसे रजिस्टर्ड है भाई आपका? यानी कि अधिवक्ता संगठन क्या है, आपका रजिस्टर्ड है। तो ये सब चाहे रजिस्टर्ड न भी हो, तो जो कंपनी होती है इत्यादि, आपका वो भी व्यक्ति मानी जाएगी। तो चूंकि इसको कल आगे हम व्यक्ति पर और थोड़ा बताएंगे, क्योंकि व्यक्ति को थोड़ा व्यापक वे में चलना पड़ेगा। इसमें दो केस आपको जानना पड़ेगा, एक सालोमन का केस और दूसरा डेमलर कंपनी का। कम से कम दो केस हम बताएंगे। भाई देखिए शॉर्टकट में न पढ़िए, शॉर्टकट में पढ़ने से टीपीए का क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। एक एक्स अभी आपका समझाना है भाई, नीचे वाला शब्द वर्तमान में, भविष्य में और संपत्ति का हस्तांतरण करता है, ये कल आपका बताया जाएगा। तो अभी 10 मिनट बाद भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्लास चलेगा, बता दिया जाए।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी 10 मिनट बाद क्लास चलेगा।